हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 4 और 5 जुलाई की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर आज की हमारी करंट अफेयर्स रहने वाली। आज की हमारी जिस टॉपिक पर करंट अफेयर्स की बात करते हैं उन खबरों को एक हम नजर देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ क्या है और ये चर्चा में क्यों आया है, इसके बारे में बात करेंगे। सरयू नदी के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। और जेनोफिरस अपाटानी ये क्या चीज है, इसके बारे में समझेंगे। नौका बैच नाव दौड़ कहां पर होती है, और ये खासतौर से सभी लोग जानते हो, बट एक छोटी सी खबर है, लेकिन इससे हम एक रिफ्रेश माइंड पे कवर कर लेंगे, एक रिवीजन हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन तो बन सकता है। डेनमार्क में पशुपालकों पर टैक्स लगने की बात सामने आई है, इस पर देख लेंगे। और अन्य हमारी 2 से 3 खबरें होंगी, यहाँ पर हम उसको कवर करने वाले। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसके उनको मोटिवेशन मिलेगा और उन्हें चीजों को समझ पड़ेगी और पता लगेगा। और हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, एंड्रॉइड ऐप है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर पर भी सर्च करके भी इसको नट लर्निंग ऐप नाम से सर्च कर सकते हो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज अकेली नहीं लगा पाओगे, आप वीडियो भी देख सकते हो, वहां पर बहुत सारी वीडियो चलती रहती हैं। और आप लोग पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आज ये वीडियो बन रही है, आज इसकी भी पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। तो सभी एग्जामों की मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जाके ऐप को डाउनलोड करके देख लीजिए। पहले करंट अफेयर्स के शुभारंभ करते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में, और एससीओ क्या है इसके बारे में समझते हैं। संघाई सहयोग संगठन, अब भारत ने, यार किसने, भारत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में, कहां पर, कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की आधिकारिक घोषणा कर दी, जिसमें प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और विदेश मंत्री कहां के होंगे, भारत के विदेश मंत्री होंगे। संघाई सहयोग संगठन की इस वार्षिक बैठक कजाकिस्तान देश के अस्ताना में किया जा रहा है इस बार। संघाई सहयोग संगठन के बारे में समझे। 15 जून 2001 को संघाई चीन में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। कैसा है, 15 जून 2001 का इसका गठन किया गया था संघाई चीन में, जो कि स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह भूगोल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के, पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए और क्षेत्र के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो कि यूरेशियाई भूभाग के लगभग 80% और दुनिया की 40% आबादी को यह शामिल करता है। उद्देश्य क्या है इसका, सदस्य देशों के बीच में सहयोग, शांति को बढ़ावा देना। ध्यान रखने का, सभी सदस्य देशों के बीच में सहयोग हो और शांति हो सके, इसके लिए बढ़ावा देना। साथ ही कुछ नई लोकतांत्रिक पहले होती हैं, उसको निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका दूसरा उद्देश्य है। तो सदस्य देश होते हैं, उनके लिए सहयोग और शांति बनाए रखी जा सके, एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था हो सके, उसके लिए यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो इसका जो स्थापित किया गया था चीन संघाई में, इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके कुछ संस्थापक सदस्य थे। जब इसका गठन 2001 में किया गया था तो उसके कुछ संस्थापक सदस्य भी थे। इसके सदस्य की बात किया तो कौन कौन से थे, तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके जो 6 देश थे वो इसके संस्थापक। याद रखेगा, जब इसकी नींव रखी जा रही थी तो इन 6 देशों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें था। इस संगठन का विस्तार 2017 में किया गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को मिलाया गया है। किसको, इंडिया को और पाकिस्तान दोनों देशों को यहां पर मिलाया गया था 2017 में। 2023 में ईरान को शामिल करने के लिए इसमें किया गया है, जिसके कुल सदस्य देशों की संख्या अब 9 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है अब सदस्य देशों की संख्या, 9 हो चुकी है। क्योंकि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 6 देश थे, संस्थापक थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब 2017 में भारत को मिलाया गया और पाकिस्तान को भी मिलाया गया है। भारत और पाकिस्तान मिलने के बाद कितने, 8 देश हो जाते हैं। लेकिन 2023 में इसमें ईरान भी शामिल हो गया, तो 6 और 3 कितने हो जाते हैं, 9। तो इसमें टोटल अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 9 है। अब याद रखना है आपको, अब यहाँ सिर्फ 9 देश ही नहीं है, 3 पर्यवेक्षक देशों का भी दर्जा प्राप्त है। किन किन देशों को, मंगोलिया को, बेलारूस को और अफगानिस्तान। ये 3 देश ऐसे हैं जिनको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
ईरान के एकीकरण के बाद वर्तमान में दुनिया के 20% तेल भंडार और 44% प्राकृतिक गैस नियंत्रित यहां से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब ईरान इसमें शामिल हो गया तो दुनिया के 20% तेल भंडार, ऑयल याद रखिएगा, और 44% जो नेचुरल गैस है उसको यहां पर नियंत्रित किया जा सकता है। संगठनात्मक संरचना की बात की जाए, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद, याद रखिएगा HSC, जो सर्वोच्च निर्णय, जो हायर अथॉरिटी के निर्णय होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद लेता है। वर्ष में एक बार मिलती है, इसकी बैठक होती है। संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशा निर्देश अपनाती है। संगठन में 2 स्थायी निकाय हैं, कौन कौन से हैं? बीजिंग में स्थित है एससीओ का सचिवालय, कहां पर? बीजिंग बोले तो चाइना में स्थित है, चीन में स्थित है इसका सचिवालय। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इस वहां पर स्थित है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के लिए कार्यकारी समिति। तो दोनों ईएस के जो स्थायी निकाय हैं, 2 स्थानीय बॉडी हैं, इनको याद रखना है, 2 बॉडी को याद रखना है आपको। अगर इसका सचिवालय पूछा जाए तो चाइना में है, और इसका क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी की संरचना के लिए कार्यकारी समिति की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में स्थित है, ध्यान रखना है। RATS जो कि आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। याद रखिएगा, किसके लिए? आतंकवाद के लिए और अलगाववाद के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अलगाववाद के लिए और उग्रवाद के लिए, इन तीनों के खिलाफ ये क्या करता है समिति? इस सदस्य देशों के सहयोग में यहां पर बढ़ावा देने का कार्य करता है। इन मतलब कि इन पर अंकुश लगाया जा सके, क्या किया जा सके? अंकुश, नियंत्रण लगाया जा सके, या कह सकते हो उस पर कमी लाई जा सके, इस पर यह कार्य करता है। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीनी और रूसी इसकी आधिकारिक भाषा है। एग्जाम में आ सकता है कि इसकी आधिकारिक भाषा एससीओ की कौन सी है, तो आपको बताना है एक तो चाइनी है, चीनी है और एक रूसी, दोनों इसकी आधिकारिक भाषा है। बस यही इसका थोड़ा सा नजर आता है कि विरोधाभास नजर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है सरयू नदी के बारे में। अब सरयू नदी के बारे में बात करेंगे। इतनी साफ नदी, आप सरयू नदी को देख पा रहे होंगे। सरयू नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है? कमेंट करके बताइएगा, सरयू नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। हमारा ऐप नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज और पीडीएफ वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जल्दी से कर लीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले वहां पर नोटिफाई कर दिया जाता है। सरयू नदी के बारे में समझते हैं। सरयू नदी एक कृत्रिम झील है। कैसी? एक कृत्रिम झील है जो कि महत्वपूर्ण खतरे में बनी हुई है। सरयू नदी एक कृत्रिम झील नहीं है, सरयू नदी में बनी एक कृत्रिम झील है जो कि एक महत्वपूर्ण खतरे में बनी हुई है, क्योंकि इसे निकालने के प्रयास लगातार दूसरे दिन विफल रहे हैं। याद रखिएगा। सरयू नदी के बारे में बात करें, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहने वाली नदी है। अगर कभी पूछा जाए जो सरयू नदी है किस किस राज्यों से बहती है, तो उत्तराखंड राज्य से और उत्तर प्रदेश राज्य से बहती है। इसे सरयू या फिर सरजू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी प्राचीन महत्व की है। याद रखिएगा, प्राचीन में इसका बड़ा महत्व था। इसका उल्लेख वेदों और रामायण में भी मिलता है। किसका? सरयू नदी का जो उल्लेख है वेदों और रामायण में मिलता है। सरयू नदी के तट पर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या स्थित है। मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि सरयू नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपने बताया नहीं। अब आपको याद रखना है, अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक आम स्थल बना हुआ है। अगर हम इसकी अपवाह की बात करें सरयू की, तो मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है। किसकी? हिमालय की तलहटी से निकलती है। शारदा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है, जैसे सरयू नदी ये जा रही है, अब सरयू नदी की अगर बात की जाए कौन सी सहायक नदी है, तो शारदा इससे आकर मिलती है। शारदा इसकी सहायक नदी है। भारत और नेपाल की सीमा पर पंचेश्वर में शारदा नदी से मिलने से पूर्व कंपकोट, बागेश्वर और सैराघाट शहरों से होकर यह बहती है। शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब शारदा नदी को किस नाम से? काली नदी भी अगर ऑप्शन में आए तो उसको नाम से शारदा नदी को ही जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जेनोफ्रीज अपटानी। जेनोफ्रीज अपटानी, ये आप महत्वपूर्ण एक जीव को देख पा रहे हो कि किस चीज का जीव है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे आराम से। तो जेनोफ्रीज अपटानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने एक टीम थी, उन्होंने टैले वन्यजीव अभ्यारण्य में, याद रखिएगा कौन से? टैले वन्यजीव अभ्यारण्य से जंगल में रहने वाले मेंढक को रिकॉर्ड किया है। किसको रिकॉर्ड किया है? एक क्या था? एक
या थे मेडक था, ध्यान रखना मेडक था, जिसका नाम जेनोफ्रीस अपाटानी रखा है। क्या नाम रखा है? जेनोफ्रीस अपाटानी रखा है। मेडक का एक रिकॉर्ड दर्ज किया है और ये किस वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो टेले वन्यजीव अभ्यारण्य में। अपाटानी के बारे में समझते हैं तो जंगली वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए उनकी सरलता को मान्यता देते हुए इसका नाम प्रमुख अपाटानी समुदाय के नाम पर रखा गया है। अपाटानी समुदाय क्या करता है? जंगले में जो वनस्पति होती हैं, जीव होते हैं, उनके संरक्षण के लिए एक मान्यता है कि वहां पर वो वनस्पतियों की और जंगल में जीव है उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। उन्हीं के समुदाय पर इसका नाम जेनोफ्रीस अपाटानी रखा गया है, मेडक का। इसका वितरण की बात की जाए तो पूर्वी हिमालय में है और देश के इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, इसके भारत में पूर्वी हिमालय में, साथ में इंडो ब्रह्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उसमें भी देखने को मिलता है। अब भारत में कितने हॉटस्पॉट है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत में कितने हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। अपाटानी समुदाय के बारे में बात करते हैं, जिनके समुदाय पर इस मेडक का नाम रखा गया है। तो अपाटानी अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी के रहने वाले एक आदिवासी समुदाय। कहाँ का है? अब ध्यान रखना है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम किसकी स्थिति की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी है। कौन सी घाटी है? जीरो घाटी है। उस जीरो घाटी में एक समुदाय है। कौन सा समुदाय है? एक आदिवासी समूह है जिसका नाम अपाटानी है। उसी के नाम पर इसका नाम जेनोफ्रीस अपाटानी रखा गया है। इसकी भाषा क्या है इन लोगों की? तो तानी नामक, यार के कौन सी? तानी नामक स्थानीय भाषा बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा की ये लोग पूजा करते हैं, तो प्राकृतिक रूप से पूजा करने के लिए जाने जाते हैं और तानी नामक भाषा ये लोग बोलते हैं। इनका प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इनके प्रमुख त्योहारों में बात किया तो ड्री, म्योको, यापुंग और मरुंग इनके प्रमुख त्योहार है। तो चार प्रमुख इनके त्योहारों के बारे में आ सकता है, तो आप लोग बता सकते हो। इनकी भाषाओं को ध्यान रखना है, भाषा आ सकती है एग्जाम में, तानी नामक स्थानीय भाषा बोलते हैं। ड्री को बम्पर फसल और सभी मानव जाति की समृद्धि के लिए प्रार्थना के साथ मनाया जाता है और म्योका को आधुनिक मित्रता दिवस के सम्मान में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, इन त्योहारों के मनाने के पीछे भी इनका एक उद्देश्य है। ड्री नामक जो त्योहार है फसल के लिए मनाया जाता है कि अच्छी फसल की समृद्धि हो। म्योका नामक जो त्योहार है आधुनिक मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1960 के दशक से अरुणाचल प्रदेश के सापने पहाड़ी इलाकों में एकीकृत चावल और मछली के पालन का अभ्यास कर रहे हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के चावल का उपयोग करते हैं, एमपीयू, पियापे और माइपिया। ये चावल राइस है, इन चावलों का वो लोग प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है चीजों को। पहले वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, जहां से इस जीव मेढक की प्रजाति की खोज की गई है। तो इस जो मेढक की प्रजाति टेले वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में सुंदर अपाटानी सांस्कृतिक परिदृश्य के पास यह स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के निचले किसमें? सुबनसिरी जिले में है। पंगे, शिपू, करिंग और सुबनसिरी यहाँ की प्रमुख नदियां इस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। चारों नदियों को ध्यान रखना है, पंगे, शिपू, करिंग और सुबनसिरी। वनस्पति की बात किया है तो उपोष्ण कटिबंधीय और अल्पाइन वनों जैसे कि सिल्वर फर के पेड़, फर्न, ऑर्किड, बांस और रोडोडेंड्रॉन एक शानदार स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वनस्पति उपोष्ण कटिबंधीय और अल्पाइन वनों जैसी वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर हम जीव की बात करें तो क्लाउड तेंदुआ, हिमालय गिलहरी, हिमालय काला भालू इत्यादि यहाँ पर जीव भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बात की थी मैंने मेढक की। नेक्स्ट हमारी आती है नौका बैच नाव दौड़। अब ये नौका बैच नाव दौड़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग 2-3 नाव को देखने को मिल रहा होगा। इतनी बड़ी नाव है ये पूरी नाव एक ही है, ये पूरी नाव एक ही है। इस तरीके से येलो कलर में है, ये ब्लू में हो गया, ये डार्क ब्लू में होगा, ग्रीन में होगा। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी नाव होती हैं और एक दौड़ लगती है। कहाँ पर लगती है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ना 1 जून को, कहाँ पर आता है? 1 जून को आता है। कहाँ पर आता है? तो केरल तट से टकराता है। कहाँ से? केरल तट से मानसून 1 जून को टकराता है। हालांकि हम बात करते हैं किसकी? नौका बैच नाव दौड़ की। दक्षिण पश्चिम मानसून के धीरे धीरे सक्रिय होने के साथ ही पश्चिम बंगाल के कई ग्रामीण इलाकों में नौका बैच नाव दौड़ को शुरू किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है? ये जो खबर है याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से संबंधित ये खबर है। और नौका बैच दौड़ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये होती है। पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक नाव दौड़ है। इसका समय की बात किया है तो यह दौड़ सितंबर के महीने में बंगाल की नदियों के पार होती है, जब मानसून के आखिरी हफ्तों में नदी का पानी बढ़ जाता है और उस समय यह दौड़ किया जाता है। यह सितंबर तक, कभी कभी अक्टूबर तक और कुछ जगहों पर नवंबर तक भी जारी रहती है। और इसी तरीके की नौका एक दौड़
केरल में भी होती है। तो ध्यान रखना है, केरल में भी ऐसी दौड़ को किया जाता है। इन 9 दौड़ों में पहले पुरुषों का वर्चस्व था, लेकिन हाल के वर्षों में इन पर महिलाओं का भी भागीदारी देखी जा रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेल ही यहाँ पर पहले आते थे, लेकिन अभी वर्तमान में पहले मेल ही, सिर्फ पुरुष ही पहले इस वर्चस्व था इनका, लेकिन अब फीमेल महिलाएं भी इन पर बढ़कर चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल में 9 दौड़ विशेष रूप से हिंदू देवता मनसा, सांपों की देवी पूजा की से जुड़ी होती है। तो याद रखना है, इन 2 देवताओं का यहाँ पर हिंदू देवता मनसा और सांपों की देवी से जुड़ा होता है। मनसा की पूजा सांपों की पूजा है और ग्रामीण दक्षिण बंगाल में सबसे अधिक पूजे जाने वाले स्थानीय देवता मनसा है। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सबसे अधिक जो देवी देवता पूजे जाते हैं वो मनसा की पूजा की जाती है। कृषि समुदायों में पूजे जाने वाले इनको देवता के रूप में माना जाता है। हालांकि आपने अगर एक सीरियल आता था पहले, बहुत टाइम पहले, शायद अभी भी आता है, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव में मनसा के बारे में अच्छे से एक एपिसोड है, 3-4 एपिसोड है, तो मैंने देखा भी है। हालांकि आप लोग सर्च करोगे तो आप देखने को मिल जाएगा, तो उसके बारे में है, और उन्हीं से ये पूजा प्रमुख वहां का धार्मिक त्योहार भी है। इस्तेमाल की जाने वाली नावों के प्रकार में बात करें तो इस दौड़ में 4 से 5 तरह की पारंपरिक नावों का इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल में दौड़ पर आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली नावों में छिप, कैली, बछरी, चांदे बछरी, चितोई और सोरेपी शामिल की जाने वाली नावें हैं। शौरंगी नामक विशेष प्रकार की नाव होती है जो लगभग 90 फीट लंबी होती है और प्रकृति की नकल करती है, इन दौड़ों में देखी जाती है। तो यहाँ पर शौरंगी नामक नाव आप लोग देख सकते हो, सबसे लंबी और 90 फीट तक की हो सकती है, और ये वेरी इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की एक उम्मीद हो सकती है। डेनमार्क में पशुपालकों पर टैक्स लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? टैक्स लगाया जा रहा है। किस देश में? डेनमार्क देश में लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क में पशुपालकों के टैक्स लगाने वाला पहला देश बन चुका है। ध्यान रखना है, दुनिया का पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। डेनमार्क ने गायों, भेड़ों और सुअरों पर उत्सर्जित किया जाने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है, उन पशुपालकों पर टैक्स लगा दिया है। सभी पर नहीं लगाया है, जो गाय, भेड़ और सुअर होते हैं, जुबाली करते रहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करते हैं, उन पशुपालकों पर टैक्स को लगाया है। यह टैक्स 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 1990 के स्तर तक 70% कम करने के लिए लगाया गया है। तो इनका लक्ष्य है कि 2030 तक जो हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है 1990 के स्तर पर ले जाएंगे और 70% तक कम करने के लिए बताया गया है। डेनमार्क में एक गाय प्रति वर्ष 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, जुबाली करती रहती है, मुंह चलाती रहती है। ध्यान रखिएगा, जुबाली करती रहती है, मुंह चलाती रहती है। उससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। और वह ऐसा अनुमान है कि एक गाय प्रति वर्ष एक साल में 6.6 टन कार्बन डाई CO2 गैस का उत्पन्न करती है, और उसी के चलते गाय, भेड़ और सुअरों पर यहाँ पर टैक्स लगाने की बात सामने आई है। डेनमार्क के पशुपालकों को प्रति टन CO2 300 करोड़ मतलब कि $43 कर लगाया जाएगा। ध्यान रखना है, कितना? $43 प्रति वर्ष टन लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा, जिसे वर्ष 2035 तक बढ़ाकर $108 तक कर दिया जा सकता है। ध्यान रखना है, 2035 तक $108 तक कर दिया जा सकता है। यह कर क्यों लगाया जा रहा है? तो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डेनमार्क की रणनीति का हिस्सा है और उसके चलते लगाया जा रहा है। तो कमेंट करके बताओ कि भारत में भी इस प्रकार के कर लगाया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एकत्रित कर राशि को पर्यावरण बहाली कर परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है इस टैक्स को सरकार अपने जेब में रख लेगी, इस टैक्स को सरकार निवेश करेगी, और निवेश कहाँ करेगी? इन्वॉल्वमेंट में। ध्यान रखेगा, पर्यावरण बहाली के लिए इसका निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेनमार्क ऐसा देश है जो गायों पर, भेड़ों पर और सुअरों पर टैक्स लगा रही है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। डेनमार्क की थोड़ी सी बात करते हैं। तो डेनमार्क, आप ये फोटो देख पा रहे होगे, डेनमार्क के लिए एक यूरोपीय देश है डेनमार्क। सीमा की बात किया तो सिर्फ जर्मनी से लगती है। किससे? सिर्फ जर्मनी से इसकी सीमा लगती है। ध्यान रखिएगा, तो ये जर्मनी है और ये जर्मनी से सीमा को साझा करता है। राजधानी की बात किया तो डेनमार्क की कोपेनहेगन है। कौन सी है? कोपेनहेगन है। कहां पर है? इसकी राजधानी की बात किया तो कोपेनहेगन है। देख लेना, आप लोग मैप में देख लेना, एकदम से मुझे नजर ही नहीं आ रही है ना। तो इसकी मुद्रा की बात किया तो डेनिश क्रोनर इसकी मुद्रा। कौन सी? डेनिश क्रोनर उसकी मुद्रा है, जिसको हम DKK के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, मैत्री सैन्य अभ्यास। अब हम
नेक्स्ट अन्य दो खबरों की बात करेंगे। जल्दी से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप पर ये आप लोग पीडीएफ वीडियो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट सीरीज की डालते रहते हैं वीडियोस, तो आप लोग वो भी देख सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड वहां से कर सकते हो। मैत्री सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हैं तो चर्चा में क्यों है, तो भारत और थाईलैंड का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अभ्यास मैत्री। कौन सा संस्करण है इस साल का? 13वां संस्करण है। आयोजन 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? थाईलैंड के टाउक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकन में यह किया जाएगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण कब हुआ था? सितंबर 2019 में मेघालय की अमरोई में आयोजित किया गया था। तो भारत के मेघालय की अमरोई में आयोजित किया गया था। इस वर्ष थाईलैंड में इसको किया जा रहा है। भारतीय सेना के 76 सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्य रूप से लद्दाख स्कॉट्स के बटालियन शामिल हो रही है, याद रखिएगा। और अन्य जो शाखाएं होंगी वो सेवा कर्मी के रूप में भाग ले रही हैं। मैत्री अभ्यास उद्देश्य क्या है? भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन करना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभ्यास VII अंतर्गत जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, उससे निपटने के लिए, अंजाम देने के लिए उसकी जो संयुक्त क्षमता है उसको बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भारत और थाईलैंड एक संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं। उग्रवाद और आतंकवाद को यहाँ पर कमी लाई जा सके, उसका मुकाबला कर सके। यह अभ्यास उच्च स्तर के शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर केंद्रित होता है। मैत्री अभ्यास से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियानों के संचालन के लिए रणनीतिक, तकनीकी और प्रक्रिया में अपने सर्वोत्तम अभ्यासों का साझा करने का अवसर मिलता है। यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के बीच अंतर संचालन और आपसी सौहार्द विकसित करने में भी सहायक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखना है, ये जो भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री किया जाता है ना, इस वर्ष का थाईलैंड में तो किया जा रहा है। अब थाईलैंड में किया जा रहा है, अगर पिछला वर्ष का पूछा जाए तो भारत के मेघालय के अमरोई में किया गया था, ध्यान रखना है। लेकिन इसके प्रमुख क्या है? उग्रवाद, आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त रूप से साझेदारी की जा सके, उनकी अंतर साझेदारिता को समझा सके, उनकी रणनीति को समझा जा सके, तकनीकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उनकी प्रोसेस के बारे में एक साझा प्रक्रिया को यहाँ पर किया जा सके, साझा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष अब कौन बने? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सभी लोग इससे डरते हैं, किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सभी लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सभी लोग पैसा चोरी करते हैं, जो वो लोग डरते हैं, जो नहीं करते हैं उनको कोई डर नहीं रहता है। अब केंद्रीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? रवि अग्रवाल जी बने हुए हैं, याद रखिएगा। कौन बने हैं? रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया हुआ है, ध्यान रखिए, किसका? नितिन गुप्ता का स्थान लिया हुआ है। रवि अग्रवाल जून 2025 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये पूरा 1 साल तक, कितना? 1 साल तक केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में समझें। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है। भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है। तो किसका? वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक भाग है। भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। CBDT में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि अभी बने हुए हैं, याद रखिएगा, और इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राजस्व सेवा से की जाती है। तो याद रखिएगा, इंडियन रेवेन्यू जो सर्विसेज है, यहाँ से इसकी की जाती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो आज यहाँ पर मैंने जो करंट अफेयर्स की बात की है वेरी इंपॉर्टेंट थी, आप लोग पसंद आएंगे तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को मुलाकात करेंगे। वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद।